दिल्ली के भारत मंडपम में इस समय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कार्यक्रम 16 फरवरी से 20 फरवरी तक चलने वाला है। ऐसे में दुनिया की निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। ये पहली बार है कि पूरी दुनिया से दिग्गज टेक लीडर्स और 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल हेडक्वार्टर बनी हुई है। कल पीएम मोदी ने समिट का उद्घाटन किया था। इसके बाद पीएम ने वहां बने कई पवेलियन का दौरा भी किया। आज इस समिट का दूसरा दिन है। आज कई नई घोषणाएं होने वाली हैं। वहीं आज सबकी नज़रें कुतुब मीनार पर होने वाले देश के पहले एआई फिल्म फेस्टिवल पर भी रहेगी। इसी के बीच IANS से बातचीत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, IIT मद्रास के निदेशक V कामकोटी, राज्य मंत्री संजय चौधरी के अलावा किसने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भारत की नई पीढ़ी को एआई एनेबल शिक्षा हमारी दायित्व है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एआई इम्पैक्ट समिट आयोजन करके भारत की न्यू जनरेशन के अंदर एक नई उत्साह भरा है। काफ़ी उत्साह से लोग इस समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दो विषय पे, एआई इन एजुकेशन, एजुकेशन इन एआई। भारत की परंपरागत ज्ञान से लेके वैश्विक ज्ञान तक एआई को यूज़ करके हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपनी नई जनरेशन के से ज़्यादा एम्पावर करे, टीचर्स को जैसे एम्पावर करे, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट को ठीक करे। ये एक प्रायोरिटी की विषय बन चुकी है। वैसे ही एआई के बारे में एजुकेशन बढ़ा के, एआई के माध्यम से एजुकेशन तो एक बात है ही, लेकिन एआई के बारे में एजुकेशन बढ़ा के एआई पर्सनल देश में बढ़ाने से हम ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन पे आएंगे। इसी समिट का एक प्रमुख आउटकम आ रहा है। मैं शुभेच्छा देता हूं जिन लोगों ने इस समिट को आए, जो पार्टिसिपेट किए, उसमें योगदान करने के लिए सबको अभिनंदन। एआई समिट हो रहा है यहाँ, एजुकेशन क्षेत्र में भी कई सारे योगदान हुए हैं, उसमें किस तरह से बेनिफिट होगा इसको लेकर? हाँ, ये समिट अभी एजुकेशन, एआई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ एआई दो है, राइट। हमें एआई फॉर एजुकेशन अभी इस पर्टिकुलर पैनल में एआई फॉर एजुकेशन के बारे में हम कुछ विचार प्रकट किया है। एआई के 4 वर्टिकल है, कैसे एआई एजुकेशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसी में पहला वर्टिकल, हर एक बच्चे को जो कुछ प्रश्न उसके मन में आते हैं उसको विदाउट एनी हेसिटेशन उस एआई टूल से उससे बोलकर उनका उत्तर उनसे पाना है। इस नंबर 1। नंबर 2, उससे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनको आ जाएगा। दूसरा, पेरेंट्स के लिए अभी जो कुछ वो बच्चे का स्किल है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ बड़ी वेरी केयरफुल इंटरवेंशंस चाहिए। वो ये कर सकता है, ये कुछ गाइडेंस दे सकता है पेरेंट्स के लिए। बच्चा अभी म्यूज़िक में अच्छा आ जाएगा, स्पोर्ट्स में अच्छा आ जाएगा, इसी प्रकार का कुछ गाइडेंस दे सकता है। वो फोटोग्राफी में अच्छा है, वो ड्राइंग में अच्छा है, वो अच्छा पेंटर हो जाएगा। इसी प्रकार का को करिकुलर और करिकुलर, मेन करिकुलर, क्या उस बच्चे स्कूल के बाद क्या कर सकते हैं, प्रोफेशन में कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में भी ये कुछ बहुत बड़ा इनपुट्स दे सकते हैं पेरेंट्स को। तीसरा, टीचर, अध्यापक को वे किस कॉन्सेप्ट्स में वे वीक है, किस में उनका उत्तर प्रश्न देना है, किससे उनका ट्रेन करना है, इसके बारे में भी कुछ ये कर सकते हैं। और चौथा, अभी पॉलिसी मेकर्स मिनिस्ट्री लेवल में हर एक गांव में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में क्या क्या हो रहा है, उसके क्या क्या पॉलिसीज़ देना है, इससे उस लकुना, जो कुछ लकुना हो जाएगा उस लकुना को ब्रिज करने के लिए क्या पॉलिसीज़ देना है, इसके बारे में भी एआई का सहायता मिलेगा। इसी प्रकार 4 स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए एआई इन एजुकेशन बहुत बड़ा उपयोग होगा। एआई को एक कॉमन गुड की तरह विकसित करना, जैसे हमने देखा है कि फाइनेंस के दुनिया में, डीपीआई की दुनिया में सामाजिक और सरकारी सेवाओं को जनता के लिए सुलभ बनाया, उसी प्रकार के प्लेटफॉर्म्स को डिवाइस किया जाए, एजुकेशन स्टैक, स्किलिंग स्टैक, ताकि जो हम डेटा जनरेट कर रहे हैं उसे रिसर्चर्स यूटिलाइज कर पाएँ, इनोवेटर्स यूज़ कर पाएँ। जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की कंपनीज़ हैं जहाँ इनोवेशन आ रहा है, वो उस डेटा को यूज़ कर पाएँ और दुनिया के लिए सोल्यूशंस दें। ग्रीन एनर्जी का डिप्लॉयमेंट का आप कुछ कहेंगे? नाउ दैट महाराष्ट्र इज अ क्लाइमेट लीडर, सो विल यू टॉक अबाउट द ग्रीन एनर्जी डिप्लॉयमेंट? No, green energy
wonderful work has been done under the guidance of Prime Minister Devendra Fadnavis has really done well. And this climate week of Mumbai, it can showcase what India is doing, what Maharashtra is doing, what Mumbai is doing. So by that, having the one of the highest population of the city of the country, इसके साथ ही साथ इतने बड़े बड़े मात्रा में बिल्डिंग्स है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट्स है, उसमें कैसे हम एक एनर्जी सिर्फ कंज्यूम करने से बजाय हम एनर्जी प्रोड्यूसर कैसे बन सकते हैं, अपने आप में मुंबई एक उदाहरण बन सकता है. उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. और मुंबई क्लाइमेट वीक, आई थिंक दैट विल नॉट ओनली शोकेस, इट विल ऑल्सो bring the people's movement in this energy sector. क्लाइमेट वीक चेंज जो है उसकी शुरुआत हुई है और एक बेहद खूबसूरत नींव जो है वो मुंबई में रखी गई. आप भी इस कार्यक्रम की हिस्सा थी, क्या कहेंगे? मुंबई क्लाइमेट वीक की आज शुरुआत हुई है और यहाँ मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र का पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई क्लाइमेट वीक मंच, ये बहुत ही अच्छा महत्वाकांक्षी मंच है जिससे हम लोकल लेवल से ग्लोबल लेवल तक के एनवायरनमेंट की बात करेंगे. और यहाँ 30 देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, बहुत सारे उद्योजक आए हुए हैं, बहुत सारे NGOs आए हुए हैं, साइंटिस्ट आए हुए हैं. इनसे बहुत सारा विचारों का आदान प्रदान होगा. पहला ये कदम है, उसमें बहुत सारे इनपुट्स हमें मिलेंगे. बीते रात फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन भी पहुंचे हैं और जिस तरह से दोनों देशों की अभी रणनीति अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ रही है, उसे लेकर क्या कहेंगे? एक ही दिन में दो बड़े मुकाम जो है मुंबई में साधते हुए आप दिख रहे हैं. मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि मैं इसमें बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी. PM ऑफिस करेगा, PM सर खुद सोशल मीडिया पे बताएंगे और उनके प्रवक्ता भी बताएंगे, CM सर बताएंगे. पर मैं यही कहती हूँ हमेशा कि जब प्रधानमंत्री को एक लोकल हम मतलब विषयों के बारे में जितना ध्यान देते हैं उतना ही ग्लोबल विषयों पर ध्यान देते हैं. तो जब भी कोई ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री जी से मिलता है, हमारे भारत देश के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही ताकतवर कदम वो उठाते हैं. हमारे देश के उन्नति के तरफ ये कदम होता है, ये मुझे पूरा विश्वास है. इसमें आज बिहार पंचायती राज है, जहाँ राज्यों का फोकस है, उसको लेकर आप हमारे पंचायती राज मंत्री ललन बाबू साथ चल रहे हैं और जितना ट्रांसपेरेंसी पंचायत में लाना हुआ और ख़ास करके AI का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, इन सब में AI का आप ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत यूज कर सकते हैं. और बिहार का पॉलिसी जितना हम लोग को जानकारी है, वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी है. आज MOU भी हो रहा है. तो AI में, डेटा में, इस सब में बिहार मुझे लगता है कि देश के जो टॉप स्टेट हैं उसके बराबर मैच करने जा रहे हैं. नीतीश जी का भी फोकस ट्रांसपेरेंसी पे रहता है, उसी को लेकर के आगे वो मुझे लगता है कि उनका जो थॉट प्रोसेस है मुख्यमंत्री जी का, वो AI से ज़्यादा जेल करता है कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और स्वच्छ ईमानदार प्रशासन देना चाहता है. मुझे लगता है AI का बहुत बड़ा रोल होगा इन सारे चीज़ों में आने वाले टाइम. और बिहार बहुत, क्योंकि बिहार के बच्चे भी देश और दुनिया में इस टूल को लेकर के बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो बड़ा इनोवेटिव हो रहा है इस चीज़. देखिए, आज जो कृत्रिम ज्ञान में पूरी दुनिया का देखते हैं, पूरी दुनिया के लोग आज यहाँ हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर विशेष ध्यान दिया है. कृत्रिम ज्ञान को विकसित किया जाए और आने वाले समय में इंडिया AI का हब बनेगा पूरे वर्ल्ड में. अब बिहार की बात आप ले रहे हैं. बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पूरा मैदान खुला है. बिहार विकासशील राज्यों में और उसको विकसित करने का कृत्रिम ज्ञान AI टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा योगदान देगा. और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो शुरू से 20 वर्षों से जो उन्होंने पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी को अपने शासन का अंग बनाया, उसको आगे ले जाने में ये बहुत बड़ा सहायक है. बिहार के बच्चे पूरे दुनिया में टेक्नोलॉजी में भी बहुत, बिहार के बच्चे तो आज पूरी दुनिया में अपने मेरिट के बल पर स्थापित हैं. और जिस दिन वो AI टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, उस दिन पूरे दुनिया में बिहार के बच्चे छा जाएंगे. समझिए तो
सवाल है यहाँ घूम रहा है, क्या AI समिट को लेकर के बिहार में भी कुछ इस तरह? देखिए, एआई समिट जो हो रहा है, पूरे दुनिया में एक मैसेज गया है कि भारत और अपना देश जो है अब किसी से पीछे नहीं है। कुछ डेवलप्ड कंट्री ने पहले एआई समिट करा लिया था, लेकिन भारत आज उसमें अपना नाम दर्ज कर रहा है। और विशेष करके बिहार, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा युवा शक्ति है, हम एआई टेक्निक को, सेमीकंडक्टर का आपने देखा, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है आपने देखा, तो पंचायती राज में हम जो है, जो हमारा भी राम जी आया है, तो हमारे उसमें भी पंचायत तक ये टेक्निक का उपयोग होगा कि कहाँ हम किस तरीके से सरकार जो है धरातल पर काम कर रही है। तो एआई टेक्निक से बहुत ही ज़्यादा हमें सहूलियत मिलेगी और एजुकेटिव सिस्टम, जो सरकार का सिस्टम है, वो दुरुस्त होगा। भारत में जिस तरह से बिहार की युवा पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी क्षेत्र में है, बिहार में भी आने वाले दिनों में इस तरह की इन्वेस्टमेंट? देखिए, मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि बिहार के अंदर इतनी बड़ी युवाओं की फ़ौज है कि अगर उनका बिहार में सही उपयोग कर लिया जाए तो बिहार पूरे दुनिया में अव्वल राज्य में अपना नाम ला सकता है। देखिए, ये ऐतिहासिक दिन है बिहार के लिए। बिहार में आज हम लोग विकसित भारत का कल्पना कर रहे हैं, तो सर जमीन पे उतारने का समय। हमने जीसीसी कानून बनाया, सेमीकंडक्टर कानून बनाया, इंडस्ट्री पॉलिसी में वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी लाया। इसलिए बिहार हम लोग वेलकम करना चाहते हैं, लोग आए, एआई से जुड़कर एआई समिट का पूरा फ़ायदा बिहार सरकार लेगी। गर्व की बात है सभी बिहारियों के लिए, और मुझे लगता है बिहार जो भारत का सबसे बड़ा युवा राज्य है, वहाँ पर अगर एआई को बढ़ावा दिया जाए, तो जिस तरह से जीसीसी की हमारी पॉलिसी आई है, आईटी की पॉलिसी आई है, सेमीकॉन फैब्रिकेशन की पॉलिसी आई है, 468 करोड़ का निवेश के साथ साथ स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, तो निश्चित रूप से गर्व करने की बात है। और अब बिहार सिर्फ एक मात्र दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि ये स्टेट दैट कैन लीड द एआई डेवलपमेंट अलॉन्ग साइड इंडिया। दैट्स द स्टेट डेवलपमेंट दैट वी आर लुकिंग एट। निश्चित रूप से महिलाएं, तो मुझे लगता है कि अब पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, चल रही हैं। और जिस तरह से युवाओं की अगर हम बात करें, तो आज जिस तरह की MOUs साइन हुए हैं, जिस तरह से IIT में रिसर्च पार्क खोलने की बात हो रही है, हम लोग लगभग 10,000 से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं और 50,000 से ज़्यादा युवाओं को स्किल डेवलप कर। For the AI-driven healthcare, it's about the privacy, the patient system. So the huge power of AI in healthcare is 30% of all global data are patient data, but they are fragmented, they are not used for a comprehensive view, and therefore the power of AI is really unlocking an integral, complete patient view and use that for better diagnoses, better treatment and better intervention. So AI can unlock a lot of value for healthcare and actually help to make it simpler, better and faster. And actually, as the biggest burden in healthcare currently is that we don't have enough people that can help the patient, we need to augment the current clinicians and nurses with the right tools, and that's where AI can really come and step in at scale. Do you really think in India the AI healthcare system can urban and rural development bridge care, and the grassroots level people can be benefited by that? Yes, I think AI actually is a really big gateway to unlock healthcare for bigger access. You can actually really allow laymen to deploy healthcare in different ways under the guidance of AI. For example, we have developed Lumify, which is handheld ultrasound that can actually be used by laymen because it has AI guidance to take every step along a diagnosis. So you can really democratize healthcare by actually putting AI in. But you need to do it responsibly. You need to, of course, put oversight, and it needs to support the daily practice so that it can be used real time. India's grassroots level can be benefited by this AI healthcare system. I think India is benefiting already. What we are doing in the Netherlands and creating a lot of partnerships throughout the entire patient journey and the application of AI. So that's talking about prevention, talking about diagnostics, especially early diagnostics, the treatment, and also monitoring, especially remote monitoring. So monitoring from a distance, looking at the size of the country. I think AI is very promising. And I think in the Netherlands we are already using
various applications of AI that have been developed in India. For instance, in the fields of lung diseases, and we see there also there's a great opportunity for AI developments that have been made in the Netherlands, where we are now looking at partnerships with India in order to increase the application and therefore lower the cost and therefore making it more accessible to more patients, both in India and in Europe, and specifically in the Netherlands. So as you mentioned, it's already been there. So is there any safeguards or any roadmap kind of things that place to protect the patient data, privacy, and AI-driven healthcare? So is there any bilateral talk is going? Yeah, I think that's an amazing question. What I told right now in the panel is that last year the WHO decided to designate our digital ethics center at our technical university in Delft, it's a city in the Netherlands, as the first WHO collaborating center on AI health governance. So that's very much on responsible AI, giving various guidelines on how to use ethical but also inclusive AI. And I think that's going to be of a great benefit both to India and the Netherlands, but also other countries that are member of the WHO. How you see Mr. Prime Minister Narendra Modi's vision for Viksit Bharat to urban and rural development in India about healthcare? I think that he has shown an excellent leadership in welcoming all these nations this week, 5 days. All these great leaders, thinkers, but also the healthcare professionals. I think that's very important to reach out to the healthcare professionals, our citizens, our patients, in this inclusive approach to AI. We were extremely honored to have been asked by India to co-chair the working group on economic growth and social good by the use of AI. Co-chair means that we did this co-chair together with Indonesia. And this is thanks to India that brings all these nations together in this wonderful week, and I'm sure it's going to go beyond this specific week only. पंचायती राज मंत्रालय एआई को ज़मीनी स्तर पे यूज़ करके हमारे जो भी एक्टिविटीज़ है, पंचायत के जो कार्यक्रम है उसको लोगों के पास पहुंचाने में, पंचायत के जो भी कार्रवाई है उसको स्ट्रीमलाइन करने में एआई का यूज़ हम लोग कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, सभासार बोल के एक एआई ऐप हमने डेवलप किया है, जो ग्राम सभा की मीटिंग जब होती है तो ग्राम सभा की मीटिंग की जो मिनट्स बनाने हैं, प्रोसीडिंग बनाने हैं, वो ऑडियो विजुअल जो भी है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसे फिर समराइज करके सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि हमारा जो अदरवाइज आधे दिन का 3-4 घंटों का काम होता था पंचायती राज सेक्रेटरी के लिए, वो मिनटों में अब कंप्लीट हो पा रहा है और अच्छी एक्यूरेसी के साथ हो पा रहा है। एआई का बहुत बड़ा यूज़ यहाँ पे है। इसके अलावा हमारे जितने डेवलपमेंट प्रोग्राम जो पंचायत लेवल पे होते हैं, हमारे ग्रामीण लोगों को उनकी जानकारी चाहिए तो हम कई सारे चैटबॉट और बाकी फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं, जिससे वो क्वेरी करके वो सारी जानकारी अपने पा सकते हैं। I think it's a very interesting way of organizing the summit. It's the first one in Global South, so we see a lot of focus on actual AI implementation rather than focused on a lot of upstream issues. So it's actually going very well, and you can see a lot of developers being here as well. This is a benefit for youth and our country. Definitely, there is this whole demographic dividend we keep talking about, but we won't be able to realize it without technology, without AI. So definitely, it's a benefit for youth and for the country. And you see a lot of them in the intermingling with the best of minds in the world on AI. So that's actually a good experience for the youth in India. इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने साबित कर दिया है कि भारत अब वैश्विक एआई और टेक्नोलॉजी के मामले में अग्रणी देशों में शामिल है।